कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, तो महत्वपूर्ण प्रश्न कम होने चाहिए। पूरा कोर्स करा दें तो फिर महत्वपूर्ण नहीं होता, वो तो पूरा कोर्स हो जाता है। तो अभी आपको पूरा कोर्स नहीं बताएंगे, उन खास एरिया में हम लोग जाएंगे, क्योंकि देखेंगे आपकी सिलेबस इतना ज़्यादा है और परीक्षा में, ये तो बंद कर दो, कोई सिलेबस इतना ज़्यादा है और परीक्षा में प्रश्न तो बहुत कम आते हैं। तो अगर आप पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे, रिवाइज भी करने की कोशिश करें, तो आपको कम से कम 3-4 महीना रिवाइज करने के लिए लगता है, रिवीजन में भी लगता है। फिर इंपॉर्टेंट सेक्टर यदि आप निकाल लेंगे तो फिर उसका रिवीजन 15-20 दिन में हो सकता है। तो रिवीजन के समय तो कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करनी चाहिए, उस समय में सारे सिलेबस की बात नहीं करना चाहिए। तो अभी हम जो उस दिन हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी इन्वायरमेंट में जो बात कर रहे थे, तमाम प्रकार की स्पीशीज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि स्टोन स्पीशीज, इन्वेडिंग स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो आपको निकालने आने चाहिए। ये 3 तरीके से निकाले जा सकते हैं। एक तो आप कोई किताब जो बनाने वाला है उसने थोड़ा सा समझदारी रखी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बोल्ड लेटर में लिखा हो, ये किसी बॉक्स में बंद कर दिया हो, उसने हाईलाइट किया हुआ है, मतलब अपनी बुक में उसने बताया हुआ है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल्ड लेटर में कर देगा, इन्वर्टेड कामा में बंद कर देगा, ब्रैकेट में बंद कर देगा, फ़ॉन्ट की साइज कम ज्यादा करके समझा देगा। तो वो एक तरीका होता है किताबों को देख करके इंपॉर्टेंट प्रश्न निकालना, बुक्स को, मैगजीन को देख करके इंपॉर्टेंट प्रश्न निकालना। दूसरा, आप कम से कम 20 सालों के, पिछले 15 से 20 सालों के क्वेश्चन पेपर की स्टडी करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। कम से कम 10 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्रश्नों के उत्तर देखने पड़ेंगे आपको, प्रश्न पत्र देखो, पेपर्स देखो पिछले 10 सालों, तो एक आइडिया आ जाएगा। वैसे वो 20 साल में आएगा, 10 साल वाले से उतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक आप समझ जाएंगे। लेकिन केवल क्वेश्चंस देखने से नहीं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो ट्रेंड किस हिसाब से चेंज होता है वो थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। कई बार आप किसी रास्ते पर, पूरा रास्ता आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि इस रास्ते में मोड़ बहुत है और गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है और 60 से ज्यादा की स्पीड पे नहीं ले जाना, तो उससे भी दुर्घटना होने से बच जाती है। जबकि आपको पूरा रास्ता अभी पता नहीं है, लेकिन थोड़ा रास्ता देखने पे भी आइडिया आ जाता है कि रास्ता उतना आसान नहीं है। आ गया समझ में? वैसे आपको अनुभव आ जाएगा। और तीसरा है कि कोई टीचर आपको बता दे सीधा सीधा कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो बहुत ही शॉर्टकट कर देता है। तो ये 3 तरीके होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने के, और दोनों जो तरीके हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म है। अनसॉल्व की जो आप स्टडी करते हो 1 या 2 साल लगते हैं उसमें समझने में, पहले हवा नहीं लगती। देखिए, आप में से जो भी डर जाएंगे ना इस परीक्षा से, प्रश्नों को देख करके, रिजल्ट को देख करके, तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हो आप अपने कॉलेज में, स्कूल में 90% वाले हो आप, लेकिन इस एग्जाम से यदि आप डर गए तो फिर आप नहीं जीत सकते। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं और एग्जाम के उसमें लगे रहे, आप बीट होके लगना पड़ता है, तो देर सवेर 3 साल में, 4 साल में आप लोग निकलने की स्थिति में आ जाते हैं। 3-4 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑर्डिनरी आदमी, बिल्कुल ऑर्डिनरी है, आपने कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, आपका नाम पढ़े लिखे लोगों में कभी रहा ही नहीं, आपको लोग जानते ही नहीं पढ़े लिखे के रूप में,
ना आपको मेरिट में कभी देखा, ना आपको कभी बहुत ज्यादा पढ़ते हुए देखा, ना आपसे कोई उम्मीदें हैं उनको। ऐसे व्यक्ति भी 3-4 साल में इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, पर उसमें लगे रहना पड़ता है। आपको सारे प्रश्न आसान लगने लगेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट वाला उदाहरण जो है यहां हम लोग दे सकते हैं। इसमें उत्तर निकालने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे मैं कल परसों क्लास में पढ़ाते समय हिस्ट्री की बात कर रहा था, या इन्वायरमेंट की बात हम लोग कर रहे, हिस्ट्री की बात कर लो चाहे इन्वायरमेंट की बात कर लो, एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट में आंसर निकालने में मदद करता है। जैसे एनवायरमेंट में प्रश्न आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि इसको शांत घाटी कहते हैं केरला में, साइलेंट वैली। नदी के बारे में पढ़ते हो, घाटी के बारे में पढ़ते हो, लेकिन जब आप एनिमल्स और वहां के वाइल्ड लाइफ के बारे में जब बात करने लगते हो तो नेशनल पार्क आ जाता है। तो आपने ज्योग्राफी में जो मेहनत की है वो इन्वायरमेंट में क्वेश्चन ठीक करने में मदद करती है। बात समझ में आ रही ना? हिस्ट्री में आपने तुंगभद्रा नदी कहां पढ़ी, मान लीजिए ज्योग्राफी में पढ़ी, और वो विजयनगर साम्राज्य में वहां काम आ जाती है। और वही चीज यदि हम बात करें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ रहे थे, उसमें समझने की कोशिश कर रहे थे, वहां फिर आ गया। और यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ जुड़ा हुआ है, टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, तो वो इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। और वहां अगर कोई दुर्घटना हुई है, कुछ हुआ और करंट अफेयर्स में आया था वो, तो करंट अफेयर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये हो जाता है। और भाषा का कोई विवाद है, तेलुगु भाषा का विवाद है, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक की कन्नड़ का इधर से, और वो भाषा विवाद यदि इधर पॉलिटी से जुड़ जाएगा, अगर उसका कोई संसद में बहस होती है या कुछ होता है तो वो पॉलिटी का हिस्सा हो जाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप जो है अलग नहीं कर सकते। एक सब्जेक्ट का ज्ञान आपको दूसरे सब्जेक्ट में आंसर निकालने में मदद करता है, ऑप्शंस को एलिमिनेशन में मदद करता है। इसलिए कई लोग जो बोलते हैं कि हमको पहले एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आप क्या पढ़ाएंगे? हम जोड़ के पढ़ाते हैं। जोड़ के पढ़ाना बहुत कठिन काम है, कई लोग ये सिखाना पड़ता है। अभी आपको बताया मैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब आप बात करोगे रामापिथेकस की और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो वो एंथ्रोपोलॉजी है, उनकी सोशल लाइफ जो है वो सोशियोलॉजी है, उनका जो जीवन है नेचुरल वाला और उस समय का हैबिटेट है। और कहते हैं कि वो चबाते थे, बीज चबाते थे, फ्रूट्स तोड़ के खा लेते थे। ये उस समय का बॉटनी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इस नदी के किनारे इनके जीवाश्म मिले तो वो ज्योग्राफी हो गया, नदी का किनारा, नदी की जानकारी। क्योंकि आप लोकेशन निकालते हो ना कि वर्ल्ड के मैप में ये इस जगह पर ये फॉसिल मिला है और इस जगह पर ये नदी है। अभी मान लिया जाए वो सिटी जो है कोई इकोनॉमिक स्टेटस रखती है, समुद्र के किनारे और बहुत बड़ा पोर्ट है और वहां से ट्रेड होता है, तो वो आपका ट्रेड सिटी हो गया, पोर्ट सिटी हो गया, तो वो आपका इकोनॉमी हो गया। तो बातों को ऐसे आप लोग पकड़ के रखिए। नोट्स बनाते समय में उसी नोट्स के सामने 6-7 सब्जेक्ट की बातें लिख दीजिए। आप सफल होते समय में आपकी जो भी ट्रिक होगी उस ट्रिक को क्रेडिट नहीं जाएगा, आपको जाएगा कि आप सफल हुए, जबकि आपने ट्रिक लगाई थी। वो ट्रिक ये है कि एक नाम के आगे 10 नाम लिखे जा सकते हैं, एक नाम के आगे 10 सूचनाएं लिखी जा सकती हैं और उन सबको जोड़ा जा सकता है, वो संक्षिप्त हो जाए। कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। जनजाति का उदाहरण हो सकता है, तो जनजाति ट्राइब जो है वो केवल अपने आप में ट्राइब नहीं है, वहां नेशनल पार्क भी है,
जनजाति जहाँ रहती है उस स्थान पर फ्लोरा फोना भी है, वहां से कोई चीज तोड़ी जाती है और पूरी दुनिया में बेची जाती है, तो वो ट्रेड भी है, वो इकोनॉमी भी है, वहां टूरिज्म भी है, और उसकी रिचुअल्स और उसकी सोशल लाइफ को उसको देखेंगे तो वहां सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है, ये सब है। और वो कोई कॉन्फ्लिक्ट है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से है तो पॉलिटी और पब्लिक पॉलिसी और बहुत सारी चीजें हैं। और कोई एक्सीडेंट या ऐसी कोई चीज है कि वहां जंगल में आग लगी, ऐसा कुछ है तो करंट अफेयर्स है। तो सब्जेक्ट्स को आप अलग नहीं कर सकते। अलग करने वाला आदमी बहुत टाइम लगाएगा, बहुत समय लगेगा, उसको तैयारी करने में बहुत समय लग जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेगा। खास करके मेंस में जो बड़े आंसर लिखने हैं उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसे नहीं बन पाएगा उसका। और जॉब करते समय भी वो चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाएगा, तो चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाएगा तो उसको दिक्कत आएगी। तो फिर अनपढ़ पॉलिटिशियन भी उसको समझाने लगेंगे, वो पल पल पर प्रश्न करेगा। सीएम बोलेगा, मंत्री बोलेगा कि वो थोड़ा पट्टा वट्टा बांटना है, तो बोले पट्टा क्यों बांटना है? अरे उसके पास जमीन नहीं है, निर्धन आदमी है, भूमिहीन आदमी है, लैंडलेस लेबरर है, तो उसको देना है ना जमीन, पट्टा बांटना है। हाँ, मतलब तब बत्ती जलेगी, अच्छा लैंडलेस लेबरर है, ऐसे कि कोरिलेट नहीं कर सकते आप चीजें। आदमी को एकदम से समझ में आ जाना चाहिए कि ये इक्वालिटी की बात कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की भावना है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स की भावना है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की भावना है, ये रियल इंडिया है, ये पार्टी का कमिटमेंट है और ये पार्टी की इच्छा है और ये वोट में भी बदलेगा। और ये इस स्टेट में प्रॉब्लम ज्यादा है ये वाले, क्योंकि मैंने पढ़ा था, इसलिए यहां का सीएम इसी तरह से सोचेगा। मैं जिस स्टेट से आया हूं वहां ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उसको पता होना चाहिए, तब उसका बिहेवियर भी दूसरा होता है। इसीलिए आपको इस तरह से फंसाया जाता है कि 50 तरह की चीजें आपको पता है कि नहीं तो आप बच्चा खा जाओगे। इसलिए आदत डलवाई जाती है इस परीक्षा में, ये सब, बल्कि हम लोग सब चीजें जोड़ के पढ़ाते हैं, जोड़ के सिखाते हैं और महसूस कराते हैं, तो हम ही विलेन हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई कर नहीं पाता, दूसरा नहीं कर पाता और जो कर रहा है वो अजीब लगता है कि ये क्यों कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है। और ये नहीं भी होता तो भी चलता, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है। चीजों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, सब अलग अलग स्ट्रीम्स है, अलग अलग विचारधारा है। आप अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आपको पूरा उसको खिचड़ी बना देना है। खिचड़ी में क्या करते हैं, सब चीजें मिला देते हैं ना और फिर खाते हैं उसको। सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में सब्जेक्ट्स की खिचड़ी हो जाती है, और टेस्ट डालने के लिए करंट अफेयर्स और ये सब चीजें, ये आपका फ्लेवर और टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि आपका काम स्पेसिफिक काम नहीं है। सर आए थे हमारे यहाँ, मनोज श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने लेक्चर दिया था, तो वो बता रहे थे ना कि उसके लिए आपको जानकार होना जरूरी नहीं है उस सब्जेक्ट का। आप बिजली विभाग के प्रमुख बना दिए जाते हैं, पूरा प्रदेश का बिजली विभाग आपके अंडर में दे दिया जाता है, सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हैं वो आपके कर्मचारी होते हैं और आप उनके बॉस होते हैं।
जबकि आपने बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं किया। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर किसी के पास 400 ट्रक है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको ट्रक चलाना आना चाहिए, ट्रक ड्राइवर होना जरूरी नहीं है। अगर कोई 400 ट्रक का मालिक है तो वो ट्रक ड्राइवर होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे देश में ऐसे ऐसे हैं जिनके पास 1-1 हजार से ज्यादा ट्रक होंगे, लेकिन उनको ट्रक चलाना नहीं आता। लेकिन ट्रक चलाने वालों को कैसे हैंडल करना है ये उनको आता है। कुछ बात समझ में आ रही है? ट्रक चलाने वालों की क्या मानसिकता होती है, उनकी क्या आदतें होती है, उनकी क्या जरूरतें होती है, उनके साथ क्या सावधानी रखनी चाहिए, उनको क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो कब धोखा देते हैं, कब धोखा नहीं देते हैं, ये सब चीजें तो उसको पता होनी चाहिए। ठीक है कि उसको ट्रक चलाना आता है कि नहीं आता। अभी आप लोगों को जो कोचिंग क्लासेस में तैयारी कराई जाती है उसमें क्या होता है कि वो आपको ट्रक चलाना, उनको खुद को ट्रक चलाना आता है तो वो आपको ट्रक चलाना सिखाता है और उसी की सावधानी बताता है, देखो गियर ऐसे बदलना वैसे बदलना, जबकि ये सब जरूरी है ही नहीं। कोई मामला ही दूसरा है, जो आपका जॉब ही दूसरा है। तो इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग जाता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग जाता है, थ्योरी, ये इकोनॉमिक्स के विचार, सिद्धांत, परिभाषाएं, वो सब रटाने लगता है। आपको लगता है ये इकोनॉमिक्स है, जबकि वो है नहीं। कंटेम्परेरी क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के कंटेम्परेरी क्वेश्चंस, जीडीपी, ग्रोथ, गवर्नमेंट का रोल। कल मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा था, उस तरह से प्रॉफिट में देश को कैसे ले जाएंगे, लोगों को एम्पावर कैसे करेंगे, गरीबी से कैसे दूर करेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे बनेगी, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनेगी। डिफरेंट इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। बात समझ में आ रही है? ठीक यही पॉलिटिकल साइंस वाला भी यही गलती करता है, तो वहां चल जाता है, वहां थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के और वो रटना होते हैं, सब्जेक्ट वाला भी रटता है, थोड़ा ये भी रटता है, तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही पढ़ा रहा है। हिस्ट्री भी चेंज हो जाती है आपकी। तो आपकी ज्योग्राफी भी दूसरी है। आपकी ज्योग्राफी खास करके मैनेजमेंट वाली ज्योग्राफी। आपसे कभी भी ऐसी ज्योग्राफी नहीं पूछी जाती जिसमें कलेक्टर या एसडीएम जो है नहीं कर पाता। जानबूझ करके आपसे मेघमा और पृथ्वी के 1000 किलोमीटर अंदर क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके सवाल बचते हैं, परीक्षा लेने वाले बचते हैं। वो आपसे ये करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियां कौन सी होती है, ज्योग्राफी, जो हिमालय की तलहटी में जो गांव हैं या शहर हैं या जिले हैं, वहां पर कौन कौन सी दिक्कतें आती है, बाढ़, भूस्खलन। इसलिए जानबूझ करके लैंडस्लाइड्स वाले, फ्लड वाले, साइक्लोन, और फिर उसका मैनेजमेंट, खास करके आप मैनेजमेंट कैसे करोगे। इसलिए रिमोट सेंसिंग मैनेजमेंट में मदद करता है। रिमोट सेंसिंग तो वो सारे टूल्स पूछता है जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे बड़ा टॉपिक हो जाता है ज्योग्राफी में। पूरी ज्योग्राफी एक तरफ और केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक तरफ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना समझ में आ रहा है कि आपको इन दिनों में कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। आपको ओशियनोग्राफी पढ़ना चाहिए कि कितने तरह की समुद्र की धाराएं होती है, बचना चाहिए। इस समय में पढ़ने से बचना। वो साल भर जब तैयारी, मैं नहीं कह रहा छोड़ देना है, साल भर जब पढ़ रहे हो तब आप पढ़ो, लेकिन रिवीजन के समय में, खास करके परीक्षा के समय में जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हो तब आप पढ़ो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, लानीना, एलनीनो, वो वाले क्वेश्चंस ज्यादा तो वाकई में प्रभावित करते हैं। सूखा, बाढ़ जैसी स्थितियां लेके आते हैं। तो इन दिनों में आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वाला लो, ये वाले होमवर्क करो, परीक्षा में एकदम क्लिक करेगा। और वाकई में आपको करना भी यही होता है। 90% बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय में गलत धारणाएं बनाते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। उनको लगता है कि उनको मार्केट में से सब्जेक्ट की किताबें लानी है और सब्जेक्ट को खत्म करना है। आपको सब्जेक्ट को खत्म नहीं करना है, सब्जेक्ट को यूज करना है। एडमिनिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट को यूज करना है।
डिक्शनरी का क्या उपयोग होता है, कैलकुलेटर का क्या उपयोग होता है, कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है। डिक्शनरी को कभी याद नहीं करना होता है, आपको जहां दिक्कत आ रही है उस प्रश्न को उसमें जाकर के देखना पड़ता है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है जिनको आप हाथ से नहीं कर पाते, उसको कैलकुलेटर से करते हैं। बात समझ में आ रही है? गूगल में जाके आप कब देखते हैं, ट्रांसलेट वाले जो है उसको कब यूज करते हैं, गूगल ट्रांसलेट को यूज करते हो ना भाई। हम ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो ट्रांसलेट करके देगा। हमको उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा तो उससे पूछेंगे। डिक्शनरी को हम यूज करते हैं कि हमको मीनिंग नहीं आ रहा है तो मीनिंग हम डिक्शनरी से पूछेंगे, डिक्शनरी से पता चलेगा। सब्जेक्ट्स आपके टूल हैं, इनकी तरह टूल हैं, डिक्शनरी की तरह, कैलकुलेटर की तरह। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, कोचिंग वाले क्या करते हैं कि हम डिक्शनरी पढ़ाते हैं और पूरी डिक्शनरी रटवा रहे हैं। तो जब नौबत आती प्रयोग करने की तो वो ढूंढ ही नहीं पाता है, क्योंकि रटवाना और डिक्शनरी रखना और ये सब तो एक साधारण प्रक्रिया है। दरअसल बीच बीच में जो प्रशासनिक शब्दावली है उसको जाकर के आपने देखा नहीं, वो तो हमने तो सबको एक साथ देखा, बकरी का मीनिंग भी देखा और लोकपाल भी देख लिया। तो आपके लिए बकरी और लोकपाल दोनों एक साथ है और बराबर वेटेज है, दोनों के मीनिंग का बराबर वेटेज है। ये तो मतलब ये तो गलत है ना, टूल की तरह लीजिए। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, बात समझ में आ रही है ना। सब्जेक्ट को टूल की तरह लिख करके सब्जेक्ट की महारत बनना नहीं है। सब्जेक्ट में कोई आपको कोई सर्टिफिकेट या कोर्स या डिग्री नहीं मिलने वाले। आप आईएएस बनने वाले हो तो एक आईएएस को जो सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए वो समझ आपको होनी चाहिए। अब एनवायरमेंट के क्वेश्चन निकालना सीखो। एनवायरमेंट बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा अप्लाइड सब्जेक्ट है। लेकिन एनवायरमेंट के कुछ बहुत ही बेसिक और ऐसे, जैसे सिम्पसन इंडेक्स की बात हम लोग करते हैं या और कोई इंडेक्स ऐसे जो रिसर्चर जो है बायोडाइवर्सिटी की जातियां निकालते हैं कि इस एरिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी, यहाँ एम्फीबियंस इतने हैं, रेप्टाइल्स इतने हैं, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स इतने हैं, प्लांट इस तरह के प्लांट्स इतने हैं, नंबर्स निकालते हैं। उस प्रकार की जो स्टेटिस्टिक्स वाली चीजें हैं, बिल्कुल डीप एनालिसिस वाली चीजें हैं, वो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इकोलॉजी और एनवायरमेंट वालों के लिए जरूरी है जो सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। आपके लिए ये है कि वातावरण को प्रभावित करने वाली जाति कौन सी है, पर्यावरण को कौन बदल करके रख देती है, और हमारे खाने पीने की आदतों को कौन बदल करके रख देती है, हमारे फूड पे अटैक कौन करता है, कौन सी ऐसी जातियां हैं जो हमारे फूड को खाद्य संकट में बदल देती है, खाने का संकट पैदा हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है। आगे समझ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्राइसिस लेके आता है और उस क्राइसिस से निपटने के लिए फिर आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो एक आईएएस ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हाथ में ये है, इसलिए उसको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप निकल करके आ गया। खाद्यान्न के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, उससे संबंधित सरकार की योजना है, वो इकोनॉमी हो जाएगी, इकोनॉमी में वो हो जाएगा। सरकार हमारे भोजन को, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, पॉलिटी हो जाएगा। तो राइट टू फूड क्या हो गया, पॉलिटी। सरकार ने जो उसकी पॉलिसी बनाई और उसके लिए जो बजट आवंटित किया और किसानों को मदद की, आर्थिक सहायता दी, वो हो जाएगी इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी। और जिन जिन जातियों को संरक्षित किया और जिन पे एमएसपी घोषित किया, वो आपका बॉटनी का और उसका हिस्सा हो गया, एग्रीकल्चर का। और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया इन पेस्टिसाइड्स पर
वो करंट अफेयर्स हो गया, क्योंकि 2022 में इन पर प्रतिबंध लगा था, तो इस साल का प्रश्न बन जाएगा पेस्टिसाइड्स वाला। सरकार प्रतिबंध लगा रही तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और हरित क्रांति से यदि उदाहरण दिए जा रहे हैं और पुराने जमाने से दिए जा रहे हैं तो हिस्ट्री हो जाएगी। और निश्चित एरिया की बात की जा रही कि ये फसलें केवल इसी क्षेत्र में उगाई जाती हैं तो ये ज्योग्राफी हो जाएगा। तो सब्जेक्ट अलग कहां हुए? मैं तो सारे सब्जेक्ट से जोड़ के बता सकता हूं, एक ही उदाहरण। तो फिर ये जो अलग अलग करके पढ़ाते हैं और अलग अलग जो रटवाते हैं और बोलते हैं कि नहीं ऐसे अलग अलग ही रहो, सेगमेंटेड ही रहो, तो वो आपको क्या बना रहे हैं? वही बना रहे हैं ना कि 400 ट्रक का मालिक जो है वो भी ट्रक सीखे, फिर अगर वो कल से 400 बस है तो बस ड्राइव करना सीखे, तो प्राइवेट ट्रेन खरीद ली उसने तो फिर ट्रेन चलाना सीखे। उससे नहीं होगा। आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, आपके एम्प्लॉयज को मैनेज करना आना चाहिए, फिर काम जो भी हो। इसलिए आप देखते हो कि वो प्रमुख सचिव जो है एग्रीकल्चर के थे, बाद में प्रमुख सचिव वो बिजली के हो गए, बाद में सिंचाई के हो गए, थोड़े दिन बाद पता चला कि वो पशुपालन देख रहे हैं, फिर बाद में और प्रमोशन हुआ और उनको दे दिया तो बोले फाइनेंस देख रहे हैं। तो एक आईएएस अपनी जिंदगी में कम से कम 20-25 तरह के डिपार्टमेंट्स देखता है, 25 तरह के, और 25 तरह के डिपार्टमेंट्स में काम करता है, बिल्कुल अलग अलग नेचर के होते हैं। वो कपड़े नहीं फाड़ सकता कि मैं अभी 2 साल ये करके आया हूं, अब मैं ये करूंगा, मशीन समझाएगी अपनी या रोबोट समझ रखा है। आप बोल नहीं, शिकायत नहीं कर सकते। सुबह किस में थे, शाम को कौन से डिपार्टमेंट में चले जाओगे, ठीक है 5-7 दिन समझ लो, ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट को जाके समझ लो, लेकिन 1 सप्ताह बाद आपको एक्शन में आना होगा। 1 सप्ताह से ज्यादा समय नहीं दिया जाता। और किसी को किसी आपदा की वजह से हटाया है तो आपको तुरंत जाकर के एक्शन में आना होगा, क्योंकि इमरजेंसी में उसको हटाया है फेल होने की वजह से, तो आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आप जाके उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, घर वाले पूरे सारे लोग अगर ताला खोलने में परेशान हैं और अगर फिर आप आ गए और सब हट गए और कहा इनको चाबी दो ये खोलेंगे तो फिर बोझ बहुत आ जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने अपना अपना ट्रिक अपना लिया। अब चाबी आपके हाथ में है तो अब आपसे खुलना ही चाहिए, क्योंकि सब हट गए हैं और चाबी आपको पकड़ा दी गई है चाबियों का गुच्छा आपके पास है, अब आप लगाओ अपनी तरकीब, कूद गए आप मैदान में। ये होता है ये। तो चुनौतियां आपकी बड़ी असमंजस वाली है और अनड्यू है और अनवांटेड है और अलग टाइप की है, पता नहीं है उसमें। तो फिर किसी सब्जेक्ट को नॉन तरीके से पढ़ के आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे? आपको तो खेलना आना चाहिए ना सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है आपकी होनी चाहिए, इसलिए आपको हरपन मौला होना पड़ता है और इधर से उधर घूमना पड़ता है। और टीचर यदि ये सिखाने वाला ना हो तो फिर ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती। उसने थ्योरी बता दी, अब प्रैक्टिकल आप करो। यहां तो हम प्रैक्टिकल करके आपको बता रहे हैं कि इसको यूं कर लो, तो आपके लिए तो आसान हो गया। ठीक है ना, ये चीज। और सबसे बड़ी चीज है कि हमको टेस्ट भी आता है। हम जो चीज आपको बना के खिला रहे हैं या आपको बनवाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें पसंद भी है। नहीं तो कई बार कुक जो होता है वो उसको खुद को वो पसंद नहीं होता, वो बोलता है ये बनी बहुत, मैं नहीं खाता, ये आप लोग खाओ, पर मैंने अच्छी बनाई और ये आपके लिए बनाई। नहीं, यहाँ हम भी उसको बड़े चाव से खाते हैं और हमने खूब खाया है और वैसे ही बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनाते हैं और आपको भी खिलाते हैं और आपको बनाना भी सिखाते हैं और आपको खिलाना भी सिखाते हैं और हम भी खाते हैं और उसी चाव से खाते हैं और हमको अच्छा भी लगता है। बात समझ में आ रही? तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग एनवायरमेंट के उन सेक्टर्स को निकालना सीख गए हो। सबसे पहले मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, जहां जहां पर्यावरण में नुकसान हो रहा है और नुकसान के कारण, सबसे पहले तो नुकसान, हैजार्ड्स, डिप्लीशन,
थ्रेट्स, डिक्लाइन, फेमाइन, कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रगल्स, ये सब चीजें यानी कि चुनौतियां, संकट, क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस, जलवायु संकट, ठीक है, तरह तरह के क्राइसिस, तरह तरह के चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, इस टाइप की चीजें। एक तो उनका डेटा कहां कहां है, कितना है, उसकी वनरेबिलिटी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, ये सब सवाल आता है। ये इंफोग्राफिक से आप गूगल में से निकाल सकते हैं, मिल जाता है। वाइल्ड लाइफ को, वाटर को, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो आपको बताया था, वो नदियों के पानी के बारे में, जंगल के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, साफ हवा के बारे में, साउंड पोल्यूशन से रिलेटेड, ये सब। तो दुनिया भर में चुनौतियां, और ये सब है ना ग्लोबल लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका के तट पे कोई समस्या आ रही तो वो भारत के तट पे पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। आप कहोगे तो इंडोनेशिया के कोस्टल एरिया की प्रॉब्लम है, नहीं, ये लक्षद्वीप की भी हो सकती है, अंडमान निकोबार में कभी भी आ सकती है। एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ग्लोबली पढ़ा जाता है, इसलिए मोदी जहां पे भी जाते हैं आपने देखा होगा एनवायरमेंट एक टॉपिक होता है, क्लाइमेट एक टॉपिक होता है, एक मुद्दा होता ही है। मोदी का भाषण यदि आधे घंटे का 20 मिनट का है तो उसमें 2 या 4 मिनट जो है आप क्लाइमेट के ऊपर, जलवायु के ऊपर जरूर सुनेंगे, होता ही है। टेररिज्म एक मुद्दा होता है, जैसे कि आतंकवाद एक मुद्दा होता है, वैसे ही जलवायु भी एक मुद्दा है, और ये ग्लोबल है, रीजनल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ग्रह पूरा एक है और वो जुड़ा हुआ है। एक जगह अगर कोई इंपैक्ट आएगा तो दूसरी जगह उसका असर आएगा ही आएगा। कोई भी देश गड़बड़ करे असर जरूर आएगा, पूरी पृथ्वी पे असर आएगा। समान रूप से आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात, लेकिन असर जरूर आएगा। इसलिए ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलेगी और समुद्र का लेवल राइज होगा तो दुनिया भर के कोस्टल सिटी को खतरा होगा। दुनिया भर की, पूरी दुनिया की कोस्टल सिटीज खतरे में पड़ेंगे। इसलिए चैलेंजेस और ग्लोबल चैलेंजेस। तो जब चुनौतियां ग्लोबल लेवल की है तो सॉल्यूशंस लोकल कैसे हो सकते हैं? फिर चैलेंजेस की लिस्ट और चैलेंजेस की इंटेंसिटी, वनरेबिलिटी, देन कॉजेस, इन सब के कारण क्या है, ये चुनौतियां क्यों पैदा हुई, हिस्टोरिकल कॉजेज, ज्योग्राफिकल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज, सोशियोलॉजिकल कॉजेज, एंथ्रोपोलॉजिकल भी कह सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियों की वजह से ज्यादा समस्या हुई है। तो कारण इंडस्ट्रियल कॉजेज, इकोनॉमिक में जाएंगे तो फिर डिफरेंट टाइप के कॉजेज हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल और वो सब। फिर एफर्ट्स लोकल से ग्लोबल तक। लोकल एफर्ट्स क्या है, एंडेमिक एफर्ट्स क्या है, यानी कि उस स्थान विशेष की सरकारों ने क्या एफर्ट्स किए हैं, और फिर ग्लोबल लेवल पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने और इंस्टीट्यूशंस ने उसमें काम किया है इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए। कॉजेज के बाद में इंपैक्ट ले सकते हो, इंपैक्ट्स, प्रभाव, ये मैंने पहले भी लिखवाया था लेकिन अभी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इंपैक्ट्स, तो आपकी स्टडी का ये तरीका हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि कोई इंडेक्स है
और उस इंडेक्स से जातियों की गणना की जाती है। ये अब आपका नहीं, ये उस सब्जेक्ट यानी एनवायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के जो एमए कर रहा है, एमएससी कर रहा है या एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, ये उसका काम है, ये आपके जिम्मे नहीं है। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो अगर एक्सकेवेशन में जाता है या और कहीं जाता है तो सिक्के जो मिले हैं वो टेप लेके जाता है, मेजरमेंट कर रहा है सिक्के की लंबाई चौड़ाई कितनी है, या जो हमको अंदर से एक पत्थर का औजार मिला तो कितने सेंटीमीटर लंबा था, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये औजार किस काल का था और किस काम आता था और उस जमाने के लोग कैसे थे, ये आपको जानना जरूरी है। तो आपका सिलेबस चेंज हो जाता है। अपने आप जो कठिन बातें हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर यदि पढ़ाने के लिए क्लास लेने आएगा तो सबसे पहले तो उसको रटा हुआ है कि 11 सेंटीमीटर का है, तो सबसे पहले लिखो 11, ये भूल मत जाना, मर जाओगे। वो इस तरह से बात करता है और वो पढ़ाने का तरीका ये होता है। तो आधे लोग तो उससे ही डर जाते हैं कि क्या क्या याद रखेंगे भैया, न जाने कितनी चीजें हैं, न जाने कितने सेंटीमीटर हैं, पता नहीं क्या, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अपने ज्ञान का प्रभाव और वो उस तरह से दिखाता है, वो परीक्षा में आता नहीं है। परीक्षा में आएगा कि ये कौन सी सदी का है, कब का है, कौन से काल का है और कौन से लोग इसको इस्तेमाल करते थे, इसका उपयोग क्या था, तो डिफरेंट हो जाता। ऐसे इन्वायरमेंट है, इसलिए इन्वायरमेंट के आप प्रश्न देखोगे सिविल सर्विसेज के तो वो डिफरेंट होता है। इतना बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये मैं आपको मास्टर कॉपी बता रहा हूं, यानी आप भी मास्टर कॉपी बन रहे हैं। हम जो पढ़ाते हैं यहाँ वो ओरिजिनल होती है चीज, उसकी जाके खुद यानी फोटोकॉपी की फोटोकॉपी नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। आप चाहें तो उसको जो कहते हो बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। मैं ढेरों आईएएस अधिकारियों को जानता हूं, उनसे बात की है, वो बता नहीं सकते कि वो कैसे बना, बताना आता ही नहीं उन्हें। ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई बच्चा पूछ जाए कि मेरा प्री निकल गया है सर, मैं मेंस देने जा रहा हूं, कोचिंग नहीं कर सकता, छोटी जगह पर हूं, आप मेरे जिले के अधिकारी हैं और आपने अभी 3-4 साल पहले ही निकाला है, तो आप मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। 90% आईएएस गाइड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बनते कैसे हैं, बस उन्होंने बस वो कर लिया। यानी वो किचन डाइनिंग टेबल पे बैठ करके उसको खा सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं, उस प्रकार का है उनका। बनाना नहीं आता उन्हें, ये टेस्ट डेवलप कैसे होता है ये नहीं पता। बहुत अच्छा टेस्ट है और वाह क्या बात है, ये तो आता है उनको, और टेस्ट लेना भी आता है, क्योंकि खाने में कौन सा मेहनत लगनी है। हम आपको बनाना भी सिखाते हैं। आप जब बन जाएंगे और अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको घंटों बिठा करके बात कर सकते हैं, या वो रोज आएगा तो रोज उससे 5 मिनट आप उसको समझा सकते हैं। ये कर लिया तुमने, अब चलो आगे का हो जाओ। हमने देखा हमारे काफी दोस्त हैं ऐसे, या काफी हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाने का शौक रखते हैं, ऑफिस से आते हैं 6:30 बजे 7 बजे, और उनके घर पे 4-5 बच्चे कॉपी किताब लेके इंतजार कर रहे होते। जॉब वाले लोग जो नौकरी कर रहे हैं, कलेक्टर के रूप में, एसडीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, और ऑफिस से आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज नहीं करेंगे, वो वहीं पर बैठे बैठे चाय पियेंगे उन्हीं के सामने और उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे। 8:30 बजे उठते हैं, 6:30 के बाद 8:30 बजे उठते हैं और उनको बताते हैं। जिस दिन बहुत काम होता है उस दिन मना कर देते भैया आज छुट्टी होगी, लेकिन उनके रेगुलर क्लास चलती घर, एक कमरा इसी बात का उनके बंगले में कि बच्चे आएंगे बैठेंगे और उनसे पूछेंगे। एग्जाम दिलाने ले जाता है। मैंने ऐसा एसडीएम देखा था, ऐसा कलेक्टर भी देखा जो सरकारी गाड़ी से उनको एग्जाम सेंटर तक पहुंचाता है, गरीब बच्चों।
एग्जाम सेंटर 150 किलोमीटर है, खास करके प्री का, यूपीएससी का, तो 150, 200, 400 किलोमीटर तक एग्जाम सेंटर होते हैं। तो उनको पढ़ाता भी है और एग्जाम दिलाने भी ले जाता उस दिन, एग्जाम वाले दिन एग्जाम दिलाने ले जाता सब। चलो तुम्हारी एग्जाम करवा के आते। ऐसे लोग भी हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये आप उस लेवल के बन सकते हैं कि आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि आपको इस तरह से बताया जा रहा है। इस तरह से केवल टेबल पे नहीं परोसा जा रहा है, आप वो किचन में ले जाकर के एक तरह से हम बनाना भी बता रहे हैं कि बनता कैसे। इतना ही टेस्टी आप भी बना सकते हो। इसलिए हम रिसोर्सेज भी हमेशा खोल देते हैं कि ये इस वेबसाइट पे मिलेगा, ये इस किताब में मिलेगा। ये बाकी लोग इंप्रेशन जानने के चक्कर में सीधा रेसिपी नहीं बताते, ये बना कैसे ये नहीं बताते, कहां से लाए, जबकि वो सब ओपन है, ओपन सोर्सेज है। तो बता दो ना ओपन सोर्सेज है। तो डरते क्यों? हम तो कभी नहीं डरते कि इतने सारे कॉम्पिटिटर तैयार हो जाएंगे बताने वाले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इतने साल हो गए, उनको तो 26वां साल हो गया, आज तक एक कॉम्पिटिटर नहीं मिला। ढेरों लोग बताने वाले हो गए, लेकिन हमसे तो कोई भी नहीं टकराया, नहीं टकराया। जो ये डरते हैं तो फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो आज एक चीज करो, सारे इंपैक्ट तैयार करो। फिर तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने नहीं लिखे हो तो लिख लो। मैं 20 लिखवा देता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक, शायद परीक्षा में 5 या 6 आपको एग्जाम में मिलेंगे इन 20 में से। लिखो। पहले लिखवाए थे इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट, अब नए लिखवाता हूं, आज दूसरे लिखो। कन्वेंशंस करो सारी, जितनी भी कन्वेंशंस हैं। प्रोटोकॉल्स ऑब्लिक करके कर लो, कन्वेंशंस ऑब्लिक प्रोटोकॉल। इंडाइसेस, इंडेक्स जितने भी एनवायरमेंट से जुड़े हुए इंडेक्स, नेक्स्ट में लिखो रिपोर्ट्स, खास करके आईपीसीसी रिपोर्ट्स। ब्रैकेट में लिख लो आईपीसीसी की रिपोर्ट। फिर लिखो टारगेट्स, ब्रैकेट में लिख लो 2030, 2050। 2030 और 2050 को लेकर के जितने भी टारगेट्स हैं, ये परीक्षा के प्रश्न बनेंगे। दुनिया भर की सरकारों ने अलग अलग तरह के टारगेट लिए हुए हैं, अलग अलग चीजों को लेकर। जैसे आईची टारगेट बताया था आपको, वो अलग है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के ढेरों टारगेट है। और 2030 और 2050 को लेकर के जो टारगेट किए हुए हैं वो मिटिगेशन के भी हैं और एडाप्टेशन के भी हैं। मिटिगेशन और एडाप्टेशन बताए थे। मिटिगेशन प्रोसेसेस वो हैं जो मिटिगेट करेंगी, कम करेंगे, जलवायु परिवर्तन को धीमा करेंगे, मिटिगेट करेंगे। और जब हम धीमा नहीं कर पाएंगे तो ऐसे समय में खुद को एडाप्ट करेंगे, अनुकूलित करेंगे, तो वो होंगी एडाप्टेशन प्रोसेसेस। तो फिर से लिख लो अगर नहीं लिखा है तो, मिटिगेशन ऑब्लिक एडाप्टेशन प्रोसेसेस या मेजर्स, उपाय। एनवायरमेंट लिस्ट की लिस्ट बनाओ, पर्यावरणवादियों की लिस्ट बनाओ। पर्यावरणवादियों के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने का, उनको प्रोत्साहित करने का एक तरीका होता है उनके बारे में प्रश्न बनाना, उनको पुरस्कार देना। ये एक तरह का पुरस्कार होता है। यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आ जाए किसी आदमी का
कि ये एनवायरमेंटलिस्ट किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो एक तरह का वो उनको प्राइज जैसा लगता है कि हमारा प्रश्न पूछा गया, हमारे बारे में प्रश्न पूछा गया। तो ये एक तरह का प्रोत्साहन होता है, ठीक है ना। तो प्राइज की तरह काम करता है। तो ये लिख लीजिए, एनवायरमेंटलिस्ट की लिस्ट यानी कि पर्यावरणवादियों की लिस्ट, नेशनल भी और ग्लोबल वाले भी, इंटरनेशनल लेवल पे। तो कब कब नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, शांति का नोबेल कब मिलता है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है। लिटरेचर का इस बारे में, एनवायरमेंट के ऊपर अगर कोई लिखता है और उसको जो प्राइज मिलते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का और इंस्टीट्यूशन का प्रमुख है और उसको अगर प्राइज मिलता है तो वो, ये सब लिखो। इसके अलावा एनवायरमेंटलिस्ट जो PIL लगाते हैं और कानूनी लड़ाइयां लड़ते हैं और कुछ अचीवमेंट प्राप्त करते हैं ना, कुछ अचीवमेंट लेते हैं, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाइए। कम से कम टॉप 10, वर्ल्ड लेवल पर टॉप 10, इंडिया लेवल पर टॉप 10। स्पेशली महिलाएं, महिलाओं के प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि यदि एक्टिविस्ट महिला है और वो काम कर रही हैं तो उनका प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, पब्लिकेशंस। ये थोड़े से डिफरेंट है, आपको लग रहा होगा पिछली बार जो मैंने बताया था उससे, क्यों भाई थोड़े से अलग है। पब्लिकेशंस, प्रकाशन जो हुए, किताबें जो बनी हैं इन्वायरमेंट के बारे में, आर्टिकल बने हैं, किताबें बनी हैं। प्राइज विनिंग, स्पेशली प्राइज विनिंग, अगर उनको कोई प्राइज मिला है तो वो एकदम खबर में आएगा। फिर आएगी एनवायरमेंट के बारे में ऐसी जानकारियां, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फिलैंथ्रोपी का काम करती है। यूं कहें कि इंफॉर्मेशंस जो मानव जीवन को सुगम बनाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, सुगम बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी। अब आपको इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी पड़ेंगी, इसकी लिस्ट बनाई है। पिछले 2 सालों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं जिससे मनुष्य का जीवन बचता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड। जैसे पेस्टिसाइड्स बताया अभी, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कार्सिनोजेनिक्स, कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर पैदा करने वाले तत्व कौन से हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसी सूचना आती है कि इस प्रकार के जो डिब्बा बंद पानी होते हैं या डिब्बा उसमें फलाना होता है, केमिकल हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। खाने पीने की चीजों में जो ये मिलाया जाता है इसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो पिछले 2 सालों की सूचनाएं खंगालनी पड़ेंगी आपको। देखो, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर समझ में आ रहा है ना आप? अगर आपने हमारे हिसाब से पढ़ाई की तो वो स्मार्ट वर्क हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है कि मैं आपको पूरा एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाऊं। तो मैं उसका जिस्ट बता रहा हूं आपको कि ये हिस्से पढ़ लो। इसीलिए तो कॉल्चिसिन का क्वेश्चन आता था, इसीलिए तो वो क्वेश्चन आता था जो मैंने आपको बताया था, वो इंजेक्शन था, पेन किलर डाइक्लोफिनेक का, इसीलिए आता था। और इंटरव्यू वालों के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। इंटरव्यू लेने वाले भी इन प्रश्नों को ही पूछते हैं, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं और उनको लगता है कि देखिए, सबसे ज्यादा परीक्षक को, कॉपी चेक करने वाले को, पेपर बनाने वाले को, इंटरव्यू लेने वाले को जो प्रभावित करती है ना, वो चीजें होती है जीवन को प्रभावित करने वाली, यानी कि मौत,
मौत से सीधा बचाने वाला। आप मर जाते, अगर ये होता तो मर जाते, अगर ये न होता तो आप मर जाते। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और वो प्रश्न बनती है। जीवन को बहुत सुगम बना देने वाली चीजें और जीवन को बहुत परेशान कर देने वाली चीजें दोनों पूछी जाती है। अगर ऐसा कुछ आविष्कार हो जाए कि जिंदगी बहुत आसान हो जाए तो वो भी सवाल बनेगा, और जिंदगी बहुत कठिन हो जाए जिसमें बहुत दिक्कतें पैदा हो जाए तो भी सवाल बनेगा। आगे सुनो, एक्सट्रीम चीजें सवाल बनती है। तो निकालिए ऐसी इंफॉर्मेशन, कब कब खबरों में क्या क्या रहा। ये इसीलिए मैंने आपको बताया था कि या तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए स्पेशल इशू क्रॉनिकल वाला निकालता है या कोई निकालता है तो वो पकड़ लो, उसमें से आप छांट लोगे तो उसमें दरअसल होगा वही जो हम बता रहे हैं, यही है। तो 30-40 पेज में वो पूरा नोट्स खत्म कर देता है, तो 30-40 पेज में यही सब दिया हुआ है। पिछले 1.5-2 साल में जो खबरों में रहा वो दे देता है, तो काम हो जाता है। तो ऐसी चीजें करो। और फिर ऐसे में यदि कोई जागरूक सरकार है और उसने एफर्ट किया है, कुछ प्रयास किया है कानून बनाकर और आगे बढ़कर, तो वो भी खबर बनता है। क्योंकि नुकसान तो बहुत होने वाला था, लेकिन एक सरकार, एक देश की सरकार जाग गई और वहां के नेताओं ने मिलकर कानून बना डाला, वहां की पार्लियामेंट ने ये बना दिया, वो भी प्रश्न बनता है। तो लिस्ट समझ में आ गई, इंफॉर्मेशंस जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है और बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करने वाली है। तो थ्रेटनिंग भी हो और फैसिलिटेट भी करती है, दोनों मदद भी करती है, वो इंफॉर्मेशन प्रश्न बनती है। फिर नेक्स्ट, न्यू इनिशिएटिव और टेक्नोलॉजी। कोई भी नया कदम और नई टेक्नोलॉजी, साहसिक कदम भी कह सकते हैं। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, न्यू इनिशिएटिव। वैसे इनिशिएटिव न्यू को ही बोलते हैं, तो इनिशिएटिव, ठीक है, जो कि मिटिगेट करेगा, एडाप्टेशन, या यूं कहें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जब कभी भी आती है वो सवाल बनती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल हम एनवायरमेंट के बजाय कोरोना का लें तो वैक्सीन की mRNA टेक्निक, अब कल CSIR वाले ने भी बताया कि हमने बना लिया mRNA वाला, इंडिया में भी mRNA वैक्सीन हमने भी बना ली। तो ये रिवॉल्यूशन है, कोरोना काल का सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है, क्रांति है mRNA वैक्सीन। क्योंकि इससे पहले DNA वैक्सीन थे, पहले DNA वैक्सीन थे, प्रोटीन के वैक्सीन होते ही हैं, क्योंकि सारी एंटीबॉडी तैयार करती है, तो प्रोटीन वैक्सीन है। तो अभी तक जो वैक्सीन थे वो अलग वैक्सीन है, लेकिन mRNA वैक्सीन बिल्कुल डिफरेंट है। mRNA वैक्सीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के माध्यम से बनेगी, और mRNA वैक्सीन मैसेंजर RNA वाली वैक्सीन। फाइजर की जो वैक्सीन थी क्या थी? mRNA वैक्सीन। 98% एफिकेसी बोलते थे ना हम लोग कि एफिकेसी 98% थी, तो बहुत अच्छे से कोरोना को रोकती है mRNA वैक्सीन। हालांकि रिसर्च कई तरह की दूसरी भी आती है, लेकिन अभी तक का एक जनरल प्रोसेस। तो भारत ने भी mRNA वैक्सीन बना ली है। अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो वैक्सीन का ज्यादा अभी वो इन दिनों में क्रेज नहीं है, लेकिन बना तो लिया। और सबसे बड़ी चीज है, बाकी के वैक्सीन पहले 8-8, 10-10 साल में बनते थे, और कोरोना काल में 1 साल के अंदर ही वैक्सीन बनाई गई, चाहे वो mRNA वैक्सीन हो, चाहे DNA वैक्सीन हो, चाहे दूसरी वैक्सीन। वो सारी वैक्सीन 1 साल के अंदर बनाई गई लगभग सबने। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, और उसमें था क्वांटम कंप्यूटर का यूज, यानी कि टेक्नोलॉजी। तो इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे कोरोना लिया था कि
क्योंकि आप सब लोग उस चीज को जानते हो। क्वांटम कंप्यूटर का युग हुआ। क्वांटम कंप्यूटिंग को करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को अनफोल्ड करना, यानी उनका स्टडी कर लेना। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, फोल्ड्स की स्टडी होती है कि कितने फोल्ड्स हैं अमीनो एसिड्स की चेन्स में, और उसमें कई कई साल लग जाते थे पहले। और क्वांटम कंप्यूटिंग ने और इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, मशीन लर्निंग ने, इन सब चीजों ने उसको बहुत सरल बना दिया, बहुत स्पीड अप कर दिया। इसी वजह से बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीन आ गई। ऐसा नहीं कि वो स्किप कर गए चीजों को, स्किप नहीं किया, एक्यूरेसी एकदम है। टेक्नोलॉजी ने फास्ट कर दिया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, वैक्सीन का बनने का जो समय है, R&D जो है वो कम होता गया। अदरवाइज पहले ये कहा, मेरी क्लास में 3 साल पहले, कोरोना से पहले मैंने जब लेक्चर लिया था, मैंने 2 या 3 पुराने कोई लेक्चर देखोगे आप 2016 के 17 के अगर, तो उनमें मैंने बताया हुआ है कि किसी भी देश के वैक्सीन बनाने में पूंजीपति लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक तो वो अननोन बीमारी है, कब आएगी ये नहीं पता, तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता है। और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और 10 साल बाद रिजल्ट आएंगे कि वैक्सीन सफल हुई या नहीं, तो 10 साल तक पैसा लगाते रहो, उसके बाद रिजल्ट आएगा कि ये वैक्सीन सफल हो गई है। तो हमारे यहाँ तो लोग ऐसी जगह पैसा लगाते हैं ना जिसमें तत्काल रिटर्न मिल जाए और मल्टीप्लाई हो जाए पैसा और कंफर्म हो। ऐसे रिस्क कौन लेगा? तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं, R&D में भाग ही नहीं लेते हैं। इसलिए वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस है वो स्लो है, उसमें टेक्नोलॉजी भी तेज गति से नहीं आती और बहुत धीरे धीरे वैक्सीन बनती है। कोरोना के समय में सारे इन्वेस्टर्स जानते थे कि बहुत चोखा धंधा है, गुजराती में बोलते हैं चोखा धंधा, मतलब बहुत फायदे का सौदा है, क्योंकि इन दिनों में वैक्सीन खूब बिकेगी, लोग मर रहे हैं और जिंदा रहने के लिए आदमी क्या नहीं करेगा। तो हम मनमाने दामों पर वैक्सीन बिकवा सकते हैं, तो पैसा लगाओ, कंपनी के शेयर ऊंचे जाएंगे, रिटर्न अच्छा मिलेगा। आगे समझ में? तो इन्वेस्टमेंट फास्ट था तो टेक्नोलॉजी फास्ट थी। वैज्ञानिकों के पास पैसा कभी नहीं होता, ध्यान रखो। वैज्ञानिकों के पास किताबें होती है और दिमाग होता है। पैसा लगाने का काम पूंजीपतियों का, इन्वेस्टर्स का। कंपनियां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकती है, इंजीनियर को रिक्रूट कर सकती है, नौकरियां दे सकती है, इंटरव्यू ले सकती है, बिल्डिंग बना के दे देगी, सीमेंट खरीद के दे देगी अगर बिल्डिंग बन रही है तो। रॉ मटेरियल चाइना से मंगाना या कहां से मंगाना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो API की बात करते हैं तो वो चाइना से मंगा करके दे देगी, रॉ मटेरियल मंगा के दे देगी। मशीन कोई खरीद के यूरोप से लाना है तो मशीन खरीद के दे देगा कंपनियां ये काम करती है। नॉलेज का काम है, रिसर्च का काम है साइंटिस्ट का, पढ़ना लिखना और एनालिसिस करना और अंडरस्टैंड करना और प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। पैसा ना कंपनी के पास है ना साइंटिस्ट के पास, पैसा पूंजीपतियों के पास या आम लोगों के पास है, अपनी बचत का पैसा। किसी का रिटायरमेंट हुआ और एक साथ 40 लाख रुपए हो गए उसके पास, और वो 40 लाख रुपए का मकान बना लेगा या फिर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, शेयर मार्केट में जाकर शेयर खरीद लेगा। तो उस कंपनी के शेयर खरीद लिए तो कंपनी के पास बहुत पैसा आ गया, उस पैसे को फेंक करके उसने सारी चीजें खरीद ली, वैज्ञानिकों को भी पैसा दे दिया, उन्होंने जो जो सामान मांगा वैज्ञानिकों को वो अवेलेबल करा दिया, तो वैक्सीन बन जाएगी। केवल वैज्ञानिक नहीं बना सकते, केवल कंपनी नहीं बना सकती, केवल इन्वेस्टर नहीं कर सकते, सबको मिलना पड़ता। इसलिए 10-10 साल बोला जाता था। इसलिए मैंने मेरे लेक्चर में 3 साल पहले जो लेक्चर लिए यहीं पे, उनमें मैं कहता था आपको कि R&D में 10 साल लगता है, किसी भी वैक्सीन को बनाने में 10 साल लगता है, कि ये सब चीजें जुड़ती नहीं है। और वो प्रपोजल लेकर के ढेरों लोगों तक जाता है, लेकिन सब रिजेक्ट कर देते हैं। क्या जरूरत है, कहाँ है ये बीमारी, वायरस कहाँ है, क्यों बना रहे हो, तो पैसा क्यों दें तुमको, प्रॉब्लम ही नहीं है, खरीदेगा कौन, मार्केट नहीं है इसका। आगे सर,
तो वही किताब छपती है ना जो बिकती है। केवल किताबों का ढेर लगा के कौन रखता है? मार्केट में खत्म हो जाए, अब बची नहीं है, तो वो और छापने का ऑर्डर दे देता, वो ज्यादा जाता, एडिशन छपते जाते हैं, प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, ये रीप्रिंट रीप्रिंट रीप्रिंट। आगे समझ में ये होता है। तो अब आप समझो, उदाहरण के बाद समझो, इंपॉर्टेंस को समझो। मैंने वैक्सीन के और कोरोना के उदाहरण से आपको बता दिया। ऐसा आप इन्वायरमेंट में निकालो एक एक चीज, रिसर्च, नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, या फिर बैटरी के ऊपर और इसके ऊपर खूब लिथियम आयन बैटरी, ये बैटरी, वो बैटरी, बैटरियों के प्रकार जरूर पढ़ के जाना, इस बार प्रश्न आएगा परीक्षा में 5 जून को। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे प्रश्न आएगा ही आएगा, ध्यान रखो। हाँ, हाइड्रोजन कार के ऊपर और हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर, इथेनॉल ब्लेंडिंग और तमाम प्रकार की जो पेट्रोल और डीजल में ब्लेंडिंग होगी, दूसरे जो बायोडीजल, बायोफ्यूल को जो उसमें मिक्स करेंगे, वो तो खैर पुराने प्रश्न है, लेकिन फिर भी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पूरी एक लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन सी कंपनियां किस किस प्रकार की बैटरी यूज कर रही हैं। बैटरी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन कौन से देशों में है, किन किन देशों में है। रेयर अर्थ मेटल, इसमें चाइना सबसे ऊपर है। चाइना के पास इसी प्रकार की धातुओं का भंडार है। तो चाइना कई मामलों में दुनिया में सबसे आगे, सप्लाई चेन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है चाइना, इसलिए चाइना को बाईपास करना बहुत मुश्किल है। चाइना बिल्कुल अलग प्रकार का देश है और बन गया, उसने खुद ने बनाया, माओ से तुंग नहीं बना पाया। 75 तक की स्थिति, 76-75 तक माओ से तुंग उसको नहीं बना पाया। माओ जेडोंग जिनको कहते थे, तो चीन की, आधुनिक चीन के, अगर आपको जनक के रूप में अगर अच्छे से याद करना है तो वो है डेंग ज़ाओपिंग, जिन्होंने आधुनिक चाइना बनाया और उन्होंने कल्ट भी डेवलप नहीं होने दिया। माओ से तुंग ने बहुत लंबे समय तक राज किया और अपने आप को कल्ट के रूप में विकसित किया, और वो अपने आप को पुजाना भी पसंद करते थे। लेकिन डेंग ज़ाओपिंग ने कहा ये सब बकवास चीज है, 10 साल से ज्यादा का टेन्योर नहीं होगा, 10 साल से ज्यादा कोई भी नहीं रहेगा, 10 साल से ज्यादा चीन का राष्ट्रपति कोई नहीं बनेगा, और कल्ट के रूप में तो विकसित किसी को नहीं होने देंगे। और इंजीनियरिंग का प्रभुत्व था, क्योंकि वो खुद इंजीनियर थे। कोस्टल एरियाज को डेवलप किया, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया और सप्लाई चेन के ऊपर ध्यान दिया। लेबर रिफॉर्म, फैक्ट्री रिफॉर्म और मैन्युफैक्चरिंग, ओनली मैन्युफैक्चरिंग। शी जिनपिंग जो आए हैं अभी, इन्होंने माओ को कॉपी करना शुरू किया। इन्होंने माओ को, डेंग ज़ाओपिंग की जो यादें हैं वो बुलाना चाहते हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग को तो अभी एक बीमारी निकली है तो पता नहीं क्या कर पाएंगे, लेकिन वो लंबे समय तक 10 साल से ज्यादा, 20 साल 30 साल जब तक वो जीवित रहे तब तक वो राष्ट्रपति रहना चाहते हैं, माओ की तरह। आया समझ? और उन्होंने उन सारे बिग टेक्स जो थे चाइना के, उन सबको ठिकाने लगा दिया, नई पॉलिसी लेके आए और बोलने लगे कि कॉमन प्रॉस्पेरिटी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे।
और जिन जैक मा और ये सब जो एंट ग्रुप और ये जो अलीबाबा और ये है, इन सबको ठिकाने लगा दिया। इसने चाइना के जितने बिग टेक थे, गूगल की तरह, फेसबुक की तरह, अमेजॉन की तरह, जितने बिग टेक थे और दुनिया भर में जाकर के जो राज कर रहे थे एक तरह से, उन सबको ठिकाने लगा दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे ज्यादा उड़ रहे हो, तुम्हारे पर कतरने पड़ेंगे। एवरग्रांडे जो वहां की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, तो रियल एस्टेट वालों के पर कतरे, तुम कुछ नहीं हो, खत्म करो इसको। वैसे जो भी स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जो भी राष्ट्रपति को टक्कर दे सकता है, जिसके पास भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों की या सरकार की ज्यादा पहुंच गई है, जो भी बैंकिंग सेक्टर में बहुत दखल देने लगा है, इकोनॉमी में बहुत दखल देने लगा है, रिजर्व बैंक को सलाह देने की स्थिति में पहुंच गया है, या फिर गोपनीयता, गोपनीय जानकारी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस वगैरह उसके पास पुलिस के और बड़ी बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बराबर उसके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है, डेटा इकट्ठा हो गया है। उन सबको उसने खत्म कर दिया। उसको लगा कि स्टेट को थ्रेट है इन लोगों से, और उससे चाइना को नुकसान हुआ। वो पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे थे और पूरी दुनिया का देखा जाए तो दिल जीता हुआ था हुआवेई, और पूरी दुनिया में जाके व्यापार कर रहे और चीन का डंका बजा रहा है। उसके बावजूद चीन का राष्ट्रपति उनको खत्म कर रहा है। क्यों खत्म कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को पर्सनली, और जबकि ये डेंग जॉपिंग का सपना था कि इस तरह के लोग उभरे, इस तरह के एंटरप्रेन्योर आगे आए, इस तरह के स्टार्टअप्स आए, और उसने खत्म कर दिया। ठीक यही काम पुतिन ने किया। उसने अपने 20-25 समझदार, या समझदार तो नहीं कह सकते, पैसे वाले लोगों को आगे कर दिया, बाकी सबको खत्म कर दिया। अभी उसने वो पूरा जो मेमोरियल वगैरह है स्टालिन के निगेटिव याद दिलाता है, जो कि निकिता खुश्चेव ने जो डिस्टेबलाइजेशन किया था, स्टालिन ने जो भी गलत काम किए थे उसके खिलाफ जो निकिता खुश्चेव ने जो कुछ समतलीकरण किया था उसको बोलते हैं डिस्टेबलाइजेशन। उसके जो मेमोरियल थे जिससे जनता को याद आती थी कि स्टालिन कितना बेकार आदमी था और फिर कैसे उसको खत्म किया गया। अब चूंकि पुतिन ठीक वही कर रहे हैं स्टालिन जैसा, तो उन्होंने वो सारे मेमोरियल खत्म कर दिया। तो डिक्टेटर जब आता है ना तो वो ये इस तरह की चीजें करता है। इतिहास के भी उन लोगों की जो यादें हैं उस तरह की, वो उनको सबसे पहले खत्म करवाता है। उसको डर है कि डीपुतिनाइजेशन होगा और इसके बाद लोग मुझे गाली देंगे, मेरी यादों और मेरे जो काम है उनकी बुराई होगी, तुलनाएं होंगी, कंपैरिजन होंगे, तो मैं जिससे कंपैरिजन होने वाला है उसी को खत्म कर देता हूं। वो स्मारक ही तोड़ देता हूं, वो लाइब्रेरी हटा देता हूं। ये चीजें होती। तो चीन वो चीजें करने जा रहा है, जबकि चीन को उससे नुकसान हो रहा है, लेकिन शी जिनपिंग को फायदा हो रहा है। चीन को नुकसान हो रहा है, लेकिन शी जिनपिंग को एज ए डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि वो स्थापित हो पाता है ना आदमी। अदरवाइज लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे, आवाज उठाने लग जाएंगे। जैक मा ने सिर्फ एक मीटिंग, एक पत्रकार वार्ता में कुछ सलाह दे देते रिजर्व बैंक और बैंकिंग सिस्टम को कि ये ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी होता है बैंकिंग सिस्टम, दुनिया में देखो और भी क्या क्या हो रहा है। उसी दिन 2 महीने के बाद दिखा वो, फिर 2 महीने के लिए गायब हो गया था। तो बहुत मुश्किल है, आप सलाह भी नहीं दे सकते, बहुत खतरनाक चीज है। तो ये है। और फ्री स्पीच पे रोक लगाना, आप अपना कंसेंट नहीं दे सकते, कमेंट नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया नहीं है वहां का स्वतंत्र, वहां का सोशल मीडिया पूरा रेस्ट्रिक्टेड है। हर चीज स्कैन की जाती है एक तरह से, और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT है। तो पुलिस के पास सब लोगों का पूरा डेटा है, सारी एक्टिविटीज पुलिस को पता रहती है। जगह जगह पर कैमरे लगे हैं और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, तो आप जहां जहां मूव करते हैं पुलिस को और सरकार को पता रहता है कि आप कहां गए, क्या किया आप।
सेम चीज भारत में शुरू हो रही है। अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में डेटा प्रिवेसी, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है। भारत में डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी अटका पड़ा है, एक्ट नहीं है। तो ये दूसरे मुद्दे हैं जो मैंने पैरेलल में करंट अफेयर्स के साथ जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि एनवायरमेंट का तो मैंने आपको होमवर्क बताया। दूसरे मुद्दे तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सरकार डेटा लेते जा रही है। एग्रीकल्चरिस्ट का डेटा, स्टूडेंट्स के डेटा, इन्वेस्टर्स का डेटा, सब लोगों का डीएनए बिल अलग पड़ा हुआ है, वो सब लोगों का डीएनए। अभी आपको बताया था कि कैसे पुलिस वाले जब आपको पकड़ के ले जाएंगे तो कैसे आपका सारा डेटा ले लेंगे। तो डेटा गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा इकट्ठा होने वाला है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन का कोई एक्ट नहीं है। अभी संसद में प्रस्तावित बिल है, तो वो जब तक पारित नहीं हो जाता उससे पहले डेटा लेना, और अगर उसका मिसयूज हो गया तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि सजा ही नहीं है। ठीक है, सजा तब होती है जब वो कानून होता है, ठीक है ना। कानून होता है तब सजा होती है ना, उससे पहले वो अपराध ही नहीं है। जबकि अपराध हो रहा है, अपराध तो पहले भी हो रहा है, लेकिन वो केवल नैतिक अपराध होता है। लोग एक तरह से मौखिक आलोचना कर देते हैं, सोशल कंट्रोल, मात्र वो एक तरह से सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, कानूनी नियंत्रण नहीं है, कानून से नियंत्रण नहीं। जैसे कोई बोलता है कि टेंट हाउस भी अब जीएसटी में आएगा, या टेंट हाउस वाले को भी अब टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और वहां पर मान लिया जाए 5 लाख लोग आए थे, और उसके लिए जो टेंट लगाया तो बीजेपी ने बहुत बड़ा पे किया उसको, या सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारा बड़ा बिल पे किया। लेकिन अगर कानून के हिसाब से जिसको जीएसटी पे नहीं करना है तो वो नहीं करेगा ना। लेकिन जिस दिन बोलेंगे कि अब ये जीएसटी के अंतर्गत आएगा, उस दिन से फिर तो देखा जाए तो कमाई तो पहले भी हुई थी, कमाई बाद में भी हो रही है, और उसका एक हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाना चाहिए, लेकिन पहले नहीं जाएगा, कानून बनने के बाद जाएगा। आगे समझो, कम से कम प्राइवेट बिल में तो चोरी भी कर सकता है, लेकिन सरकारी बिल में तो उसको जीएसटी दे करके ही देना पड़ेगा। 18% जीएसटी तो 18% जीएसटी, ठीक है। 10 लाख रुपए का अगर हुआ तो 1,80,000 रुपए जीएसटी काट के सरकार के पास जाएगा कि नहीं? तो सरकार से ही पैसे लिए 10 लाख, और सरकार को वापस 1,80,000 दे दिए। तो कानून से पहले तो नहीं देते थे, फिर तो पूरा 10 लाख खुद ही रख लेते थे। तो कानून चाहे टैक्स का हो चाहे सजा वाला हो, क्राइम, अगर 2013 का वो वाला कांड नहीं होता, निर्भया वाला, तो आशाराम बापू जेल में नहीं होता। वो कानून बना, उसके बाद वो लड़की ने दर्ज कराया, फिर वो 0 एफआईआर का कंसेप्ट आया कि कहीं पे भी लड़की जो है वो दर्ज करा सकती है, और उसी आधार पे फिर बयान हुए। और वो था पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से तो आशाराम सब दबा देते, रफा दफा कर देते, और लड़की को भी समझा देते, और उसमें गिरफ्तार भी नहीं होते और बाहर ही बने रहते। वो अंदर बैठे बैठे भी कितने पावरफुल थे, गवाहों को मार देते थे। तो बाहर होते तो क्या करते, रोज मीटिंग करते अपने कार्यकर्ताओं कि आज किसको मारना है, तो संभव ही नहीं था। उसमें यह था कि नहीं, जमानत नहीं होगी, तुम क्या हो, अच्छे चरित्र वाले हो नहीं हो, वो बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले तो तुम अंदर चलो। अभी केस की सुनवाई चल रही, तब भी अंदर चलो, पुलिस ने दर्ज कर लिया और अब तुम अंदर चलो, सबसे पहले तुम अरेस्ट होगे, जमानत होगी नहीं तुम्हारी, तुम बाहर नहीं आओ, बस बात खत्म। क्यों? कानून कहता है। 2012 में यदि एफआईआर होती तो सबसे पहले तो वो जमानत हो जाती, तो जमानत हो जाती तो आप जानते हो फिर तो केस भले 10 साल चले चाहे 20 साल चले,
कि वो तो अपने घर पे रहता है, अपने आश्रम में रहता है, न देरों बाबा हैं तो जमानत पे छूटे हुए हैं, तो अपना प्रवचन दे ही रहे ना। आगे समझ, उनके आश्रम को संचालन में कोई दिक्कत नहीं आती। जमानत नहीं मिलती तो लालू यादव को अंदर जाना पड़ जाता है, बाकी लोग तो चुनाव भी लड़ लेते हैं जमानत पे, अपनी राजनीति भी चलती रहती है, संसद में भी बैठे रहते हैं। तो ये है, इसलिए कानून बड़ी बड़ी बात होती है। कानून जिस दिन से बन गया उस दिन से, इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल पे कानून की बात आ रही कि देखो डेटा तो तुम लिए जा रहे हो, लेकिन डेटा प्रिवेसी बिल, डेटा की प्रिवेसी कहाँ है? कल से जिन लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है, अगर उन्होंने इकट्ठा बेच दिया 10 करोड़ रुपए में प्राइवेट आदमी को, तो उसको जेल होगी? बोले नहीं, जेल तो नहीं होगी, बस उसको डांट पड़ जाएगी। तो डांट से कौन रुकता है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि सरकार के एक्शन के साथ साथ कौन कौन सी चीजें जरूरी है। तो सरकार ये करने जा रही है, ये तो न्यूज़पेपर में आ जाता है, लेकिन ये करने से पहले उसको क्या करना चाहिए ये नहीं आता। ये आपको फिर न्यूज़पेपर एनालिस्ट बताते हैं, वहां बताया जाता है, कॉलमनिस्ट बताता है, कॉलम में आता है। तो जब आप द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, मिंट पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स मैगजीन पढ़ते हो, वर्ल्ड लेवल की दूसरी मैगजीन पढ़ते हो, तब उसके एनालिसिस में आता है कि इसमें क्या चालबाजी है, इसमें क्या धोखेबाजी है, यहाँ क्या चाल चली है। और यूपीएससी उसको फिर क्वेश्चन बनाता है। मैनिफेस्ट होने वाली चीजें नहीं, एक्सप्लिसिट वाली नहीं, इम्प्लिसिट वाली, जो अंतर्निहित है, उसमें अंतर्निहित चीजें कौन कौन सी हैं? जो बाहर दिख रही है वो अलग चीज है, ठीक है? वो प्रश्न बनता है। मुझे लगता है आज करंट अफेयर्स को भी और कैसे आपको पकड़ना पड़ेगा वो आपको समझ में आया होगा। तो आपकी जो मैगजीन्स है, मंथली मैगजीन्स, और वो क्या करती है, ऊपर की चीजें बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ और सरकार ने ये किया। जैसे यूपीएससी प्रश्न पूछता है कि सरकार ने ये किया, ये तो ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले सरकार को क्या करना चाहिए था? आवाज है। ये क्वेश्चन। तो हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं या हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस लेवल पे कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। जो सीधी सीधी सूचनाएं आप तक पहुंच रही है वो परीक्षा का प्रश्न नहीं है, वो कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद कर सकता है, लेकिन उससे आप एग्जाम नहीं जीतेंगे। थोड़ा सा अंदर जाइए, उसको निकालिए, ठीक है? और उसमें जो अड़चने हैं या सरकार नहीं कर रही वो भी ठीक है, लेकिन क्यों नहीं कर रही, क्यों बचना चाहती है, ये कौन सी आदतें हैं जो पकड़ में आ जाएंगी फिर सरकार के, या लूप होल्स हैं गवर्नमेंट के, और वो ये एक प्रकार की चोरी कर रही है, क्योंकि वो गलतियां उसकी आदतन है, बाय डिफॉल्ट है, और वो ये गलतियां करती हैं। और अगर ये बिल आ गया, ये एक्ट बन गया, तो फिर वो गलतियां नहीं कर पाएंगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ये प्रश्न और ज्यादा आते हैं, ये वाले प्रश्न और ज्यादा आते हैं। तो थिंकर्स का काम, बड़े बड़े एनालिस्ट का काम ये है, ठीक है? और ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। आप कहोगे फिर ये बहुमत में क्यों नहीं है, मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं है, सोशल मीडिया में क्यों नहीं है, ट्विटर पे क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा लाइक्स क्यों नहीं है, इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत रेयर चीज है और बहुत टफ है, समझने में बहुत मुश्किल आती है, इसलिए आम लोगों को समझ में नहीं आती। और सिविल सर्वेंट को ये समझ में आना चाहिए, बट सिविल सर्वेंट, अगर सिविल सर्वेंट भी नहीं समझेगा तो कैसे काम चलेगा? चीजें समझ में आई? ये आप लोग डिफरेंट होंगे दूसरों से, आप आम आदमी की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आम आदमी जिस तरह से पलायन कर जाता है, एस्केपिज्म होता है उसमें, वो आप नहीं कर सकते।
आपको जिम्मेदारी से रोल प्ले करना होता है, ठीक है। भोलेपन में बड़ा पैसा है, बहुत ही ज्यादा पैसा होता है। एक दो बच्चों को हमने बताया कि ये चीजें करप्शन है, तो उनके बच्चों के आंखों में आंसू आने लगे। हमने कहा क्या हो गया? बोले नहीं, हम इतने दिन तक समझ रहे थे कि हमारे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और इसलिए वो इतना पैसा लाते हैं। आज पता चला कि वो तो चोर हैं और उनका काम तो बहुत गलत काम है, और ये पैसा तो चोरी का पैसा है, ये तो गलत पैसा है। तो पता ही नहीं चलता लोगों को। आप एहसास कराओगे, समझाओगे तो समझ में आएगा कि ये चोरी है। इसलिए जो लोग करप्ट होते हैं, करप्ट ऑफिसर होते हैं, वो जानबूझ करके भोले बन जाते हैं पॉलिटिशियंस के साथ साथ। पॉलिटिशियन तो जानबूझ के कमा ही रहा है, वो भी उसको इंटेलेक्चुअल नहीं बनते। ये इस तरह के एनालिस्ट वो भी हो सकते हैं, वो भी इस तरह से बहुत अच्छे से काउंटर कर सकते हैं चीजों को। लेकिन वो बोलते हैं अच्छा हम लोग ये कर लें। बोले हाँ, उसको मालूम है इसी में पैसा बन रहा है, खुद का भी बन रहा है, उसका तो बन ही रहा है, खुद का भी बन रहा है, और मंत्री जी खुद कह रहे हैं तो कर लो। मालूम है उसको ये गलत है, बताता ही नहीं है। उसके आसपास वाले सोचते हैं कि साहब भी बहुत सीधे हैं, मंत्री जी भी बहुत सीधे हैं, दोनों ही बहुत सीधे हैं, समझ ही नहीं रहे चीजों को, ये कि इससे किसी व्यक्ति को फायदा हो रहा है। वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, सीधा विधा कोई नहीं है। पैसा बन रहा है इसलिए सीधे बन गए। इसलिए बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो आपको कॉरिडोर में मुस्कुराते हुए मिलेंगे, आते जाते आपसे मुस्कुराते हुए ही बात करेंगे, और ठीक है और ठीक है। बहुत अच्छा व्यवहार उनका, सबके साथ अच्छा व्यवहार, क्योंकि वो चोर है सबसे बड़ा, पैसा है उसके पास, इसलिए बहुत कूल रहता है, बहुत ही कूल। और बहुत सारे ईमानदार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन से भी बचना है, ईमानदार भी बने रहना और फ्रस्ट्रेशन से बचना भी, तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। पैसा आप कमाओगे नहीं ज्यादा, यानी तनख्वाह पे डिपेंड करोगे, और चारों तरफ आपके सबऑर्डिनेट और आपके बॉस ज्यादा पैसा कमाएंगे, और आपको दिमाग भी ठीक रखना है, कूल रखना है, बहुत मुश्किल काम। इसलिए ज्ञान बचाता है, आपको पता होना चाहिए। फिर छापा उसके यहाँ पड़ता है, मैडम के यहाँ पड़ा था, अभी झारखंड में तो गई ना अंदर। फिर ये नौबत आती है, तब आदमी सोचता नहीं ये ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही हैं, बाल बाल बच गए, नहीं किया तो ठीक है, जेल में रहने से तो ठीक ही है। भाई आपने 40 मकान बना लिए, लेकिन सोओगे तो किसी एक कमरे में ही ना, किसी एक मकान के कमरे में ही सो पाओगे। 40 मकान बना लिए और 40 कमरों में 40 एसी लगे हुए हैं, लेकिन आप तो एक ही एसी चला सकते हो, एक ही कमरे में सो सकते हो, एक ही बेड पे सो सकते हो, क्योंकि आप व्यक्ति तो एक ही हो। तो जिसने गलत काम किए और जेल जाना पड़ गया, वो 40 मकान के चक्कर में। बाकी एक तो आपको तनख्वाह से मिल ही रहा ना, तो फिर दिक्कत क्या है? तो अच्छे से जिंदा रहो, अच्छे से सुखी रहो, और जेल से बाहर रहो। आ गया समझ? ये तो मुझे लगता है कि उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये इतना कमा रहे, वो इतना कमा रहे, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। तो वो दुखी रहता है। तो ये भी एक गलत चीज है, दुखी भी नहीं रहना, संतोष रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा कोर्ट पेपर भी हो गया, लेकिन मिक्स चीजें थी। मैंने इन्वॉल्वमेंट को और करंट को दोनों साथ रखने की कोशिश की, और खास करके ये बताया कि आप पढ़ोगे कैसे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यहाँ आपको सब चीजें पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि सप्ताह में 2 दिन क्लास होती है, तो अब क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए शांति पाठ।